नमस्कार दोस्तों, एक और दिल दहला देने वाली कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम ऋषि है। मैं बिना किसी बात के आज कहानी को शुरू करता हूँ। शहर से दूर एक घने जंगल के बीचों बीच एक पर्यटन हवेली खड़ी थी। इस हवेली के बारे में गांव की कई कहानियां प्रचलित थी। कहा जाता था कि हवेली के मालिक एक धनी व्यापारी ने अपने पूरे परिवार को मार दिया था और फिर खुद की फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उसकी आत्मा और उसके परिवार की आत्माएं आज भी हवेली में भटकती हैं। अंकित एक युवा छात्र था जिसे भूत और परासामान्य घटनाओं में बहुत रुचि थी। वो अपने दोस्तों प्रिया और विक्रम के साथ उस हवेली की सच्चाई जानने के लिए पहुंचा। यार, मुझे यह सब कुछ सही नहीं लग रहा है, विक्रम ने हवेली के पास पहुंचते ही कहा। यह जगह बहुत अजीब है। प्रिया, जो हमेशा साहसी होने को ढोंग करती थी, बोली, डरपोक मत बनो विक्रम, ये सब बस मनगढ़ंत कहानियां हैं। हम बस अंदर जाकर कुछ तस्वीरें खींचेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। अंकित, जिसने अपने साथ एक पुराना रिकॉर्डर और एक छोटा सा कैमरा रखा था, उत्साहित था। यहीं पर हमें कुछ असाधारण मिल सकता है। मैंने सुना है कि रात के समय यहां अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। वे तीनों मुश्किल से टूटे हुए गेट के अंदर घुसे। हवेली का मुख्य दरवाजा आधा खुला हुआ था और हवा में एक पुरानी सड़ी हुई गंध थी जिसमें नमी और लोहे का मिश्रण था। जैसे ही वे अंदर घुसे, दरवाजा चरचर की आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। तीनों सहम गए। अंकित ने टॉर्च जलाई और दरवाजे की ओर देखा। यह हवा से हुआ होगा, उसने खुद ही को अपने दोस्तों को दिलासा दिया। वे हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचे। हॉल बहुत बड़ा था, धूल और मकड़ी के जालों से लिपटा हुआ। पुरानी तस्वीरें दीवारों पर लटकी हुई थी, जिनमें से कुछ की आंखें नोच ली गई थी। अंकित ने अपना रिकॉर्डर चालू किया। हम अब हवेली के हॉल में हैं। तापमान सामान्य से ठंडा है और मुझे लग रहा है जैसे कोई फुसफुसाया हो। तभी प्रिया की टॉर्च अचानक बुझ गई। अंकित, मेरी टॉर्च काम नहीं कर रही है। अंकित ने अपनी टॉर्च प्रिया की ओर घुमाई। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। विक्रम ने घबरा कर कहा, चलो यहां से चलते हैं। लेकिन इससे पहले कि वे बाहर निकल पाते, हॉल के कोने में रखा एक पुराना झूमर जोर से हिलने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे हिला रही हो। फिर वह जोरदार कड़क की आवाज के साथ जमीन पर आ गिरा, जिससे धूल का गुफ्फार और तेजी से पैदा हुआ। तीनों डर के मारे चीख पड़े। अंकित ने देखा कि झूमर के गिरने की जगह पर एक काली धुंधली परछाई खड़ी थी। वह परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। कौन हो तुम? अंकित ने डरते हुए कहा। कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ उस परछाई के कदमों की धीमी भयानक आवाज आ रही थी। घिसक घिसक, जैसे कोई भारी कपड़े खिसक रहे हों। प्रिया ने कांपते हुए कहा, जब वही जमींदार है जिसने सबको मारा था। तभी गलियारे में से एक बच्चे की रोने की आवाज आई और फिर एक औरत ने सिसकने की हवेली की। उन आवाजों को गूंज उठे। विक्रम ने अचानक देखा कि उसके ठीक सामने जमीन से एक छोटा पीला हाथ बाहर निकल रहा था। वह हाथ धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था, मानो उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा हो।
विक्रम ने डर के मारे उछाल लगाए और पीछे हटा। अंकित ने रिकॉर्डर में भयानक आवाजें रिकॉर्ड होती देखी और कैमरे में धुंधली आकृतियां चमकने लगी। वह काली परछाई अब उसके और करीब आ चुकी थी। उसकी कोई शख्स नहीं थी, बस अंधेरा था जो उन्हें निगलने को तैयार था। अचानक हवेली की सारी बत्तियां जो टूटी हुई थी अपने आप जलने लगी और बुझने लगी, जिससे तेज चमक और अंधेरे का खेल शुरू हो गया। हर चमकती रोशनी में उन्हें परछाई की तेजी से उनके करीब आती हुई दिखाई दी। तीनों एक दूसरे से चिपक गए। उन्हें समझ आ गया था कि वे इस हवेली में अकेले नहीं हैं और यहां से बचकर निकलना अब नामुमकिन था। हवेली की आत्माएं जाग चुकी थीं और वे अपने नए मेहमानों का स्वागत करने को तैयार थीं। तेज रोशनी और अंधेरे में उसे भयानक खेल में काली परछाई तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। हर बार जब बत्तियां जलती थीं, वह कुछ इंच करीब आ जाती थी। बच्चे के रोने और औरत के सिसकने की आवाज इतनी नजदीक आ गई थी कि उन्हें लगा जैसे वे उनके कान के पास ही खड़े हों। हमें यहां से निकाल दो होगा, अंकित चिल्लाया। विक्रम, जो अभी भी छोटे पीले हाथ से डरे हुए कांप रहा था, वे देखा कि मुख्य दरवाजे के पास एक पुरानी खिड़की है जिसके शीशे टूटे हुए हैं। खिड़की, हमें से भागना होगा। तीनों जान बचाने के लिए उस खिड़की की ओर भागे। काली परछाइयां अब उनके ठीक पीछे थीं। जैसे ही वे खिड़की के पास पहुंचे, परछाइयां जोर से घुर्राईं। वह आवाज इतनी भयानक थी कि जैसे उनके काने सुन्न पड़ गए हो। प्रिया ने सबसे पहले उस टूटी हुई खिड़की से बाहर छलांग लगाई। वह जमीन पर गिरी और तेजी से उठकर भागने लगी। अंकित ने पीछे मुड़कर देखा। काली परछाई तेजी से उन दोनों की ओर लपकी। उसने तुरंत विक्रम को धक्का दिया। जाओ विक्रम, मैं तुम्हें कवर करता हूं। विक्रम खिड़की से बाहर गिरा और भागने लगा। अंकित ने देखा कि परछाई अब उसके ठीक सामने खड़ी थी। उस अंधेरे में उसने महसूस किया कि परछाई के हाथ उसके चेहरे की ओर बढ़ रहा है। वह हाथ इतना ठंडा था कि अंकित को लगा कि उसकी सांसें जम जाएंगी। तभी अंकित को याद आया कि उस जमींदार के बारे में एक अफवाह सुनी थी। जमींदार को आईना पसंद नहीं था। वह दर्पण से अपना क्रूर चेहरा नहीं देख सकता था। अंकित ने तुरंत अपने गले से लटका हुआ छोटा सा कॉम्पैक्ट आईना निकाला जो उसने हमेशा अपनी बहन के लिए लिया था और उस काली परछाई की ओर कर दिया। जैसे ही वे परछाई उस आईने में अपनी झलक देखी, उसे एक भयानक चीख मारी। वह चीख इतनी दर्दनाक थी कि जैसे किसी को जलाया जा रहा हो। परछाई पीछे हट गई। उसका धुआंधार शरीर से कांपने लगा। अंकित ने बिना एक पलक गमाए खिड़की से छलांग लगा दी और बिना पीछे देखे जंगल की ओर भागने लगा। वह जंगल में दौड़ता रहा जब तक कि वह पूरी तरह से थक नहीं गया। कुछ देर बाद उसने प्रिया और विक्रम को एक छोटे से नाले के पास देखा। वे भी डरे हुए थे और हाँफ रहे थे। अंकित, तुम ठीक हो? प्रिया ने भागकर उसे गले लगाया। हाँ, वो आईना, उसने काम किया, अंकित ने हाँफते हुए कहा।
तीनों ने मिलकर जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोजा और गांव की ओर भागे। जब वे सुबह की पहली किरण में गांव पहुंचे, उन्होंने कसम खाई कि वे कभी उस हवेली के नाम भी नहीं लेंगे। कई साल बीत गए। अंकित, प्रिया और विक्रम ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उस रात के खौफ उनके मन से हमेशा रहा। एक दिन अंकित अपने पुराने सामान को देख रहा था। उसे अपना वही पुराना रिकॉर्डर मिला जो उस हवेली में चालू छोड़ दिया था। जिज्ञासावश उस रिकॉर्डर चलाया। उसने पहले उसकी बात थी, फिर चीखें और फिर भयानक घुर्राहट, और फिर रिकॉर्डिंग के अंत में बहुत धीमी अस्पष्ट आवाज थी। यह बच्चे या औरत की आवाज नहीं थी, बल्कि खुद जमींदार की आवाज थी। वह आवाज फुसफुसाई, तुमने मेरा चेहरा तो देखा अंकित, अब मैं तुम्हारा पीछा करूंगा और अब मैं तुम्हारे घर के आईने में हूं। अंकित का दिल तेजी से धड़क उठा। उसने डर के मारे अपने कमरे के आईने की ओर देखा। आईने में उसे अपनी शक्ल थी, लेकिन उसकी आंखों में एक पल के लिए लाल जलती हुई चमक दिखाई दी, जो उसने उस काली परछाई की आंखों में देखी थी, और उसके होठ पर एक क्रूर डरावनी मुस्कान थी। जमींदार वहां नहीं था, लेकिन उसकी आत्मा अब अंकित के भीतर थी। अंकित जानता था कि यह डर अब कभी खत्म नहीं होगा। आईने में अपनी आंखों में लाल चमक और होठों की क्रूर मुस्कान देखकर अंकित का पूरा शरीर बर्फ जैसा ठंडा पड़ गया। वह तेजी से पीछे हटा। उसका दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। उसने अपने कमरे का आईना जोर से जमीन पर पटक दिया। शीशे के टुकड़े पूरे फर्श पर बिखर गए। नहीं, मैं जमींदार नहीं हूं, अंकित जोर से चिल्लाया। लेकिन उस क्षण में अंकित की जिंदगी बदल गई। वह हर आईने में, हर चमकते सतह, यहां तक कि पानी में भी अपनी परछाई देखने से डरता था। उसे लगता था कि जमींदार की आत्मा अब उसके अंदर मौजूद है, जो हर पल उसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। उसकी रातों की नींद उड़ गई। जब भी वो सोता, उसे सपने में वही हवेली दिखाई देती और जमींदार की आवाज उसके कानों में गूंजी, तुमने मेरा शरीर हो, अब तुम्हें मेरा काम पूरा करना होगा। एक रात अंकित उठा। उसके शरीर बिना उसकी मर्जी के चल रहे थे। वह किचन में गया। उसने चाकू उठा लिया। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। वह अपनी पूरी तरह से जमींदार के नियंत्रण में था। वह धीरे धीरे अपने माता पिता के कमरे की ओर बढ़ा। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। यह प्रिया का था। अंकित, मुझे विक्रम के बारे में एक भयानक सपना आया है, क्या तुम ठीक हो? मैसेज की रोशनी सीधे अंकित के चेहरे पर पड़ी। एक पल के लिए जमींदार की पलक ढीली हुई। अंकित ने चाकू को अपने हाथ में देखा और उसे होश आया कि वह क्या करने वाला था। वह कांपती हुई बैठ गया और चाकू को फर्श पर फेंक दिया। अगले दिन अंकित को पता था इस शौक का छुटकारा पाना होगा। उसने प्रिया और विक्रम को बुलाया और उन्हें सारी बात बताई, यहां तक कि आईने में अपना भयानक झलक के बारे में भी। विक्रम, जो अब भी डरा हुआ था, बोला, हमें वापस हवेली जाना होगा। अंकित, हमें उस रिकॉर्डर को उस आईने से छुटकारा पाना होगा।
प्रिया ने दृढ़ता से कहा, नहीं, हवेली नहीं, हमें उस शॉप को यहीं खत्म करना होगा। अगर जमींदार को आईना पसंद नहीं था तो इसका मतलब कि आईना उसकी शक्ति का कमजोरी था। उन्होंने एक योजना बनाई। रात के ठीक 12 बजे अंकित अपने घर की बिल्डिंग रूम में खड़ा था। उसने दरवाजे खिड़कियां कसकर बंद कर ली थी और सारे बल्ब निकालकर एक मोमबत्ती जला रखे थे। कमरे के बीच में उसने एक बड़ा पुराना आईना रखा था। विक्रम और प्रिया दरवाजे से छिपकर बैठे थे। अंकित ने जानबूझकर उस आईने में देखा। उसकी परछाई तुरंत बदल गई। जमींदार की भयानक चेहरा उसकी आंखों में लाल चमक के साथ दिखाई दिया। जमींदार अंकित के मुंह से घुर्राया, तुमने मुझे चुनौती दी, अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। अंकित ने अपने शरीर से लड़ने की कोशिश की, लेकिन जमींदार की आत्मा बहुत शक्तिशाली थी। जमींदार ने उस आईने को तोड़ने के लिए जोर से हाथ उठाया। तभी प्रिया और विक्रम बाहर आए। प्रिया ने हाथ में एक पुराना आईना था और विक्रम के हाथ में बड़ा चमकीला चाकू। प्रिया ने दूसरा आईना जमींदार के अंकित के ठीक पीछे पकड़ा। अब जमींदार दो आईनों के बीच फंस गया था। सामने अंकित की परछाई थी और पीछे से उसका भयानक शक्ल दिख रही थी। जमींदार चिल्लाया, दो आईने नहीं, मेरी शक्ति। उसकी आवाज कमजोर पड़ने लगी। विक्रम ने चिल्लाकर, अंकित लड़ो, तुम जमींदार नहीं हो। अंकित ने अपनी पूरी ताकत लगाई और उस पल का फायदा जब जमींदार की पकड़ ढीली हुई थी, उसने आईने से दूर होने की पूरी कोशिश की। तभी विक्रम ने हिम्मत की और अपने हाथ में पकड़े चाकू को जोर से जमीन पर रखा और उसकी नोक से जमीन पर एक हल्का सा खरोच बन गया। जमींदार का ध्यान भंग हुआ। अंकित ने अपनी पूरी शक्ति से उस बड़े आईने को जोर से मुक्का मारा। आईना धड़ाम की आवाज से हाथ में सैकड़ों टुकड़ों में टूट गया। आईना टूटते ही जमींदार के शरीर से एक काली धुएं की लपट निकली और वह धुआं हवा में गायब हो गया। अंकित जमीन पर गिर गया, बुरी तरह से हाँफ रहा था। जब वह उठा तो उसने अपनी परछाई को आईने के टुकड़े में देखा। वह सामान्य थी, कोई लाल चमक नहीं, कोई क्रूर मुस्कान नहीं। वे बच गए थे, लेकिन इस घटना के 3 की जिंदगियां बदल दी। उन्होंने तय किया कि वे अब कभी भी किसी पुरानी इमारत या शापित जगह के पास नहीं जाएंगे। और अंकित ने उस दिन से अपने घर के सारे आईने हटा दिए। उसे पता था कि जमींदार की आत्मा को हराना संभव था, लेकिन वह फिर भी उसे दोबारा मौका देना नहीं चाहता था। अगर कभी आपको वह आईना मिला तो क्या आप उस आईने में देखना चाहेंगे? कमेंट करके बताइए। और ऐसी ही डरावनी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।